सबसे पहले ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद सेल वॉल और तीसरी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है? ग्लाइकोकैलेक्स या तो कैप्सूल हो सकता है या स्लाइमी लेयर हो सकती है, या तो ये कैप्सूल कहेंगे इसको या स्लाइम लेयर कहेंगे। कैप्सूल कब कहेंगे बताओ? अगर वो थिक है, कॉम्पैक्ट है तो वो कैप्सूल, और अगर वो कैसा है, अगर वो थिन है, लूज है तो स्लाइम लेयर। बात समझ में आ गई? उसके बाद जो मिडिल लेयर है उसको हम कह देते हैं सेल वॉल। हेलो बच्चों, तो अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की। तो ये प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है जहां पे जेनेटिक मटेरियल रिकॉग्नाइज नहीं होता न्यूक्लियस की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे फ्रीली नेकेड सुपर कोइल्ड स्टेट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करती हैं, साइज उनका बहुत छोटा होता है। तो हम अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं या जो प्रेजेंट होता है, एज यू कैन से हियर, दैट इज सेल एनवलप। सेल एनवलप बच्चों तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद आता है सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके सेल एनवलप की फॉर्मेशन करती है। तो जो आउटरमोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, वो इन तीन लेयर से मिलके बनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स से। आउटरमोस्ट कवरिंग है जो प्रेजेंट होती है सेल वॉल के बाहर। सो आउटरमोस्ट कवरिंग हो गई, राइट। अब ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इसको। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है और एक एस लेयर। तो आउटर म्यूसिलेज कवरिंग और अंदर की साइड में, इनर साइड में एस लेयर प्रेजेंट होती है। दिस एस लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। एस लेयर बनी हुई है पॉलीपेप्टाइड्स की, और पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब अमीनो एसिड। तो यहां पे एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द लाइसोजाइम एंजाइम्स और अदर केमिकल्स। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम लाइसोजाइम एंड अदर एंजाइम्स। क्लियर? एंजाइम्स हम साथ में लिख देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें म्यूसिलेज लेयर की, तो म्यूसिलेज लेयर में प्रेजेंट होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। तो इसका काम क्या हो जाएगा? अब अगर ये थिक है, म्यूसिलेज लेयर अगर थिक है तो इसको हम कह देंगे कैप्सूल, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। और अगर ये सॉफ्ट है तो इसको स्लाइम लेयर कह देंगे। तो अगर आपको ये अलग अलग वर्ड दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्लाइकोकैलेक्स प्रोवाइड स्टिकी नेचर टू द सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये इसको डेसिकेशन से बचाता है, ड्राइंग से बचाता है, फैगोसाइटिक सेल से इसकी प्रोटेक्शन करता है, और अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है? उसके बाद जो अगली लेयर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल का नेचर आपको पता है, रिजिड होती है, सॉलिड होती है। तो ये क्या काम करेगी? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ साथ शेप भी प्रोवाइड करता है टू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है? अब ये कहां प्रेजेंट है? अभी हमने देखा था ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ क्या है इसमें? ऊपर की तरफ इसमें ग्लाइकोकैलेक्स है, और नीचे की तरफ इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो दोनों के बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो एक स्पेस यहां पे प्रेजेंट है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। उस स्पेस को कहेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। दैट गैप इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब इसका काम क्या हो गया? सेल वॉल तो प्रोटेक्टिव होती है हमेशा। अब इसकी थिकनेस की बात करें तो आप यहां पे देख पा रहे हो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों का डिफरेंस आपको बताने वाला हूं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये लगभग 20 to 80 मिलीमीटर थिक होती है, थिकनेस, राइट। और ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा लाइपोपॉलीसैकेराइड तो प्रेजेंट है, इसके साथ साथ और क्या प्रेजेंट होगा? इसमें लिपिड्स होंगे और इसमें प्रोटीन्स होंगे। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफिलिक चैनल्स प्रोवाइड करती है जिनको कहते हैं पोरीन्स। 16 ऐसे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव, सॉरी ग्राम नेगेटिव, दिस वन एंड दिस इज ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है, यहां पे डबल लेयर्ड है, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर्ड है सेल वॉल। बात समझ में आई? और जो इनर लेयर है ग्राम नेगेटिव की और सिंगल लेयर है ग्राम पॉजिटिव की, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। दे आर फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, जो स्ट्रक्चरल नेटवर्क बनाता है किसी भी सेल वॉल का, इसलिए इसको म्यूरिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड। अब जो म्यूकोपेप्टाइड है ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है, म्यूरिन जो है, ये दो फॉर्म में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। लॉन्ग चेन हो सकती है जहां पे रिपीटिंग यूनिट होती है। आपको दो नाम याद रखना, नाग और नाम, ठीक है? नाग और नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और दूसरा जो नाम आपको याद रखना है दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो नाम और नाग ये क्या है? ये लॉन्ग ग्लाइकेंस हैं जिनकी रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक? अब इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, नाम और नाग के बीच में इस तरह से क्रॉस लिंकिंग जो हो जाती है वो शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स की फॉर्मेशन कर देती है। तो जो 70 से 80% जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, 10 से 20% वॉल ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, वहां पे लिपिड कंटेंट 20 से 30% हो जाएगा। अभी आपको दोनों के डिफरेंस बताऊंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जो अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में दैट इज टेकोइक एसिड, ठीक? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और डिटेल में जाने से पहले एक बार मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो एज यू ऑल नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये हमेशा होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड सेल एनवेलप का इनर मोस्ट पार्ट है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स, फिर क्या था? सेल वॉल, और उसके बाद इनर मोस्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं, प्लाज्मोलेमा। ये स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो जो हमारी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है उसके जैसे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं कि यहां पे आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं, ऊपर और नीचे की तरफ लिपिड लेयर है और बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो 2 लेयर्ड लिपिड्स और बीच में प्रोटीन जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स या जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन इट। तो ये सेल एनवेलप की बात होगी किसी भी बैक्टीरियल सेल में। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एक बार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखिए बेटा, ये एक टेक्निक थी जो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने डेवलप की थी बाय डिफरेंट रिएक्शंस। जो बैक्टीरियल सेल है, डिफरेंट बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरह से डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करती है, उसके बेसिस पे इन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरिया को स्टडी किया कि जो स्टेनिंग के टाइम पे अलग अलग बैक्टीरिया सेल्स सेल वॉल पे किस तरह का रिएक्शन देती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं और ब्लू या पर्पल कलर को रिटेन कर ले। ब्लू या पर्पल कलर को जो रिटेन कर ले वो ग्राम पॉजिटिव,
और जो उस ग्राम स्टेन को ब्लू या पर्पल कलर को रिटेन ना कर पाए वो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव है, एसिटोबैक्टर और इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बात समझ में आ गई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो मेजर डिफरेंसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम रिएक्शन, क्रिश्चियन ग्राम की जो मैं बता रहा था कि अगर उस स्टेन के कलर को, जो क्रिस्टल वायलेट कलर है, उसको रिटेन कर लें तो क्या कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। अगर उस क्रिस्टल वायलेट को रिटेन ना कर पाए तो क्या हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल की थिकनेस मैंने बताई थी आपको, ग्राम पॉजिटिव में 20 to 30 मिलीमीटर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये सिर्फ 8 to 12 नैनोमीटर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होगी, मल्टी लेयर्ड होगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव में सिंगल लेयर्ड होती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं, जबकि हायर कंटेंट में प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर का बना था तो यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट था, लिपिड और लिपिड लाइपोप्रोटीन कंटेंट बहुत लो था। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्योंकि आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो आउटर मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे लिपिड और लाइपोप्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों। और जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दैट इज टेकोइक एसिड, और वो टेकोइक एसिड एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बात समझ में आ गई, बेसिक चीजें समझ में आ गई। चलिए अब एग्जांपल अभी मैंने बताया था क्लोस्ट्रीडियम, किसका एग्जांपल है फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ फटाफट। क्लोस्ट्रीडियम यस, और ग्राम नेगेटिव में आ जाएगा इकोलाई, और दूसरा क्या बताया था मैंने, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। सुडोमोनास भी है, हेमोफाइलस भी है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात होगी। ठीक, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया सेल एनवलप की हमने बात करी। सेल एनवलप में 3 स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद सेल वॉल और तीसरी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ रही है। ग्लाइकोकैलेक्स या तो कैप्सूल हो सकता है या स्लाइमी लेयर हो सकती है, या तो ये कैप्सूल कहेंगे इसको या स्लाइम लेयर कहेंगे। कैप्सूल कब कहेंगे बताओ, अगर वो थिक है कॉम्पैक्ट है तो वो कैप्सूल, और अगर वो कैसा है, अगर वो थिन है लूज है तो स्लाइम लेयर। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो मिडिल लेयर है उसको हम कह देते हैं सेल वॉल। यहां पे नेचर अलग होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है क्या, या इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या कहेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब ये एक इंपॉर्टेंट मैं आप चीज आपको बताने वाला हूं। इट इज एनालोगस टू लाइसोसोम, लाइसोसोम ऑफ यूकैरियोट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम का जो काम करता है। ठीक, लेटरल मेसोसोम्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं यहां पे, चलिए मेसोसोम में लिख देता हूं क्योंकि वो इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो यहां पे अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद सेकंड लेयर किसकी हो जाएगी, सेल वॉल की, देन सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है वो क्या कहलाएंगी, मेसोसोम्स। आगे हम बात करेंगे मेसोसोम के बारे में। दे आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, और स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है सेल मेम्ब्रेन हमारे यूकैरियोटिक सेल के, बट इट इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, क्योंकि सेल को एक ही सेल को सारे के सारे काम परफॉर्म करने। क्लियर। चलिए अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। सेल एनवेलप के बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्रिस्टल कोलोइड कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, कोलोइडल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको क्रिस्टल कोलोइड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है बच्चों। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्रोटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियोइड, क्योंकि उसको हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूक्लियोइड को छोड़ के सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, ग्रेनुलर है।
ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। तो जो जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है दैट इज मीजोसोम, जो भी मैं आपको बता रहा था, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो वेसिकल्स बनाती है, ट्यूब्यूल बनाती है, उसको हम कहते हैं मीजोसोम। दो टाइप के मीजोसोम जनरली बच्चों होते हैं, एक होता है लेटरल मीजोसोम और एक होता है लेटरल मीजोसोम और एक होता है मेडियन मीजोसोम। लेटरल और मेडियन मीजोसोम, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? लेटरल मीजोसोम नाम से पता चल रहा है साइड वाइज प्रेजेंट होंगे, ये तो मेडियन हो गया। और अगर मैं सेल बना के मेम्ब्रेन बना के आपको दिखाऊं तो ये तो क्या हो जाएगा? मेडियन, और ये क्या हो जाएगा? लेटरल मीजोसोम। क्लियर? तो मेडियन मीजोसोम तो बच्चों हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, साइटोकाइनेसिस में, डीएनए रेप्लिकेशन एंड साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां पे लिखता हूं मैं साइटोकाइनेसिस। जबकि जो लेटरल मीजोसोम्स हैं दे आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लेटरल मीजोसोम्स में होते हैं, इसलिए उनको कॉन्ड्रोइड्स भी कहा जाता है। बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इस सेल मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होंगे बेटा। तो मीजोसोम समझ में आ गया, साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पहला। उसके बाद राइबोसोम्स, स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इसी की वजह से ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है विदाउट मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। पर अभी हम सिर्फ 70S राइबोसोम की बात करेंगे। अब राइबोसोम्स यहां पे भी दो टाइप के होंगे, फ्री राइबोसोम एंड फिक्स राइबोसोम। जो और जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में, ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म में इधर उधर भागते फिरेंगे, वो तो फ्री हो गए। लेकिन जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर यूज का होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। अब राइबोसोम्स कई बार इस तरह से मिलके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, एमआरएनए के चेन के ऊपर ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इनको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कह दिया जाता है। ठीक, जो फिक्स राइबोसोम्स होंगे वो अटैच्ड होते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन। तो फिक्स वाले तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिक्स हो गए, और फ्री वाले घूमते रहते हैं, और कई बार ये लंबी चेन बना देते हैं इस तरह से, जिनको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कह देते हैं। एक पॉलीसोम में 4 से 8 राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जो कि एमआरएनए चेन से जुड़े होते हैं। ये क्यों हेल्पफुल होता है? इट इज हेल्पफुल टू सिंथेसाइज, टू फॉर्म कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन, कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन, उसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहला हमने मीजोसोम डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने बात कर ली राइबोसोम की। और जो तीसरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, दे आर क्रोमेटोफोर्स। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब कुछ ना कुछ रोल किसमें हो गया? फोटोसिंथेसिस में। अब जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, तो जो पर्पल बैक्टीरिया हैं यहां पे ये मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टिपिकल होते हैं। जबकि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन जो बैक्टीरिया है यहां पे ये नॉन लिपिड के होते हैं। यहां पे टिपिकल हो गए, यहां पे नॉन लिपिड लेकिन प्रोटीनियस हो गए। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। जो ग्रीन बैक्टीरिया है उनमें, जो ग्रीन बैक्टीरिया है उनमें क्रोमेटोफोर्स को क्लोरोसोम्स भी कहा जाता है, क्लोरोसोम। तो यहां पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेनली प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होंगे जी? यहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होगा, यहां पे बैक्टीरियो फियोफाइसिन और बैक्टीरियो फियोफाइसिन और कैरेटिनोइड, ये तीन पिगमेंट यहां पे नॉर्मली प्रेजेंट होंगे।
तो इसका मतलब क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर से। तो हमने बात कर ली सेल एनवलप की, हमने डिस्कस कर लिया साइटोप्लाज्म। अब क्या बचता है जी, हमने बात क्या क्या कहा था, साइटोप्लाज्म को हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियोइड। तो अब बात करेंगे न्यूक्लियोइड की। सिंपल वर्ड में न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर यस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, या नेकेड न्यूक्लियस आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड को, तो ये ओवल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, ये इरेगुलर होता है, ये यूकैरियोट्स में मिलता है, ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो इसमें डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, जबकि न्यूक्लियोइड में सिर्फ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोइड के कई सारे नाम होते हैं। इसको प्रोक्रोमोसोम भी कहा जाता है, इसको गोनोफोर भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके नाम दिए गए। अब यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए ड्यूप्लेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए होता है, जो कि सुपर कोइल्ड हो जाता है आरएनए की हेल्प से। आरएनए क्या करता है, यहां पे सुपर कोइलिंग में हेल्प करता है। ठीक, और जो फोल्डिंग है वो मतलब 250 से 700 टाइम तक फोल्डिंग हो जाती है। जो न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज हिस्टोन प्रोटीन्स। न्यूक्लियोइड प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रोटीन प्रेजेंट है। डीएनए मैंने बताया नेकेड है, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और ये न्यूक्लियोइड फ्रीली एम्बेडेड है सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो जो यूकैरियोट का सिंगल क्रोमोसोम है उसके इक्विवेलेंट की स्ट्रक्चर होती है। तो मीजोसोम की हेल्प से कई बार ये अटैच हो जाता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अगर मीजोसोम यहां पे प्रेजेंट होगा जो इनफोल्डिंग है, तो इनडायरेक्टली वो अटैच हो जाता है टू द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी बड़ी यूनिक सी है, देखिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन है इसमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सर्कुलर भी आप कह सकते हो। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेनस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं बच्चों। अब प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड प्रोवाइड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया, कि उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कौन देता है बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियोइड से बिल्कुल अलग होते हैं। आप कुछ में सम प्लाज्मिड कंटेन्स जीन्स, जिनको हम कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। अब फर्टिलिटी फैक्टर से आपको कुछ याद आया, हमने सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, फर्टिलिटी फैक्टर, निफ जीन्स, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो कुछ प्लाज्मिड जो न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको कहा जाता है मेरे बच्चों एपिसोम। और इसका मतलब प्लाज्मिड रोल प्ले करते हैं कॉन्जुगेशन में। ठीक, और प्लाज्मिड को वाइडली यूज किया जाता है एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, ये भी हो गया। अब क्या बच गया जी, हमने तो सब कुछ डिस्कस कर लिया सर। नहीं बच्चे, इतना आसान नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल भी। अब बात आ जाती है इंक्लूजन बॉडी की, जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, उनको क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। तो ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। ये इस फॉर्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। 3 टाइप के इंक्लूजन बॉडी होती हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर। पहले को हम कहते हैं गैस वैक्यूल, दूसरे को हम कहते हैं फूड रिजर्व्स, और तीसरी होती हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। तो गैस वैक्यूल, फूड रिजर्व एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। तो इन तीनों की भी बात कर लेते हैं।
ये देखिए आप यहाँ पे इनकी लोकेशन देख पा रहे हैं इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इंक्लूजन बॉडीज की। तो गैस वैक्यूल नाम से पता चल रहा है, गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर। कहां पे प्रेजेंट है ये? साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है ये, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में। उसके अलावा पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। आपको भी पूछेगा सर बैक्टीरिया में गैस का क्या काम है? अब जो गैस वैक्यूल होते हैं ना बेटा, उनमें कवरिंग नहीं होती, इनमें कोई कवरिंग नहीं है खुद की, ठीक है। अब ये इसमें इस तरह से हेक्सागोनल होलो सिलिंड्रिकल गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस गैस वेसिकल के चारों तरफ एक नॉन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, नॉन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन यहां पे प्रेजेंट है, जबकि वैक्यूल की खुद की कोई कवरिंग नहीं होती है। ये जो मेम्ब्रेन है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल टू वाटर होगी तो क्या हो गया बताओ? लेकिन परमिएबल टू गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके लिए परमिएबल है। इसका क्या फायदा हुआ? बोलो बोलो बताओ। और इनका काम क्या हो गया गैस वैक्यूल्स का? गैस वैक्यूल प्रोटेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशन से इनको प्रोटेक्शन करने का काम ये करते हैं। और क्योंकि ये इम्परमिएबल वाटर के लेकिन परमिएबल गैसेस के, तो ये बायोंट फोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी फूड रिजर्व्स क्या होते हैं? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं बच्चों, उनमें प्रेजेंट होता है साइनोफाइशियन स्टार्च। साइनोफाइशियन स्टार्च को और क्या कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है? अल्फा ग्रेन्यूल्स। साइनोफाइशियल स्टार्च या अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स यहां पे प्रेजेंट हैं। तो क्या करें जी हम? तो जो स्टार्च है ब्लू ग्रीन एल्गी में या बैक्टीरिया में, स्टार्च इज रिप्लेस्ड बाय, कौन रिप्लेस करेगा यहां पे स्टार्च को बताओ? ग्लाइकोजन। स्टार्च इज रिप्लेस्ड बाय ग्लाइकोजन, ठीक। न्यूट्रल फैट यहां पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पे पीबीएच प्रेजेंट होते हैं, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। अब कहोगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, बायोलॉजी में केमिस्ट्री घुसा दिया आपने। बेटा पीबीएच याद रख लो। तो पीबीएच ग्रेन्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है। अब पीबीएच मैंने क्यों बताया? पीबीएच मैंने इसलिए बताया मेरे बच्चों कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो इससे बनाया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं हम पीबीएच से। प्लास्टिक क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, और अब तीसरी स्ट्रक्चर इसमें जो बच गई, दैट इज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। तो बैक्टीरिया में अभी हमने देखा यहां पे सल्फर ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पे वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पे आयरन के ग्रेन्यूल्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। और इसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स लेते हैं विद बेसिक डाइज, डिफरेंट कलर विद बेसिक डाइज, ठीक। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। याद रहेगा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए बैक्टीरिया एंड गिव डिफरेंट कलर रिएक्शंस विद बेसिक डाइज। दो टाइप के ग्रेन्यूल्स ज्यादा हैं, वोलेटिन और सल्फर ग्रेन्यूल्स, ठीक। अब ये ग्रेन्यूल्स और क्या कर सकते हैं? ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। किस में हेल्प करते हैं जी? दे हेल्प बैक्टीरिया टू ओरिएंट देमसेल्फ। क्या ओरिएंटेशन करेंगे? अलोंग जियोमैग्नेटिक लाइंस, कि जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस हैं उसके हिसाब से अपने आप को ओरिएंट कर सकें, अलाइन कर सकें। ये काम होता है इन ग्रेन्यूल्स का। तो ये सारी बात हो गई इंक्लूजन बॉडीज की। अब क्या बच गया? अब बच गया जी जो फ्लैजिला है ना, या पिलाई है या फिम्बरी है, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं। तो लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं फ्लैजिला, जो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, या 3 पार्ट जिसके होते हैं
सबसे पहले होता है बेसल बॉडी, उसके बाद होता है जी हुक, और सबसे ऊपर फिलामेंट। वो एरिया, वो पार्ट जहां से फ्लैजिला अराइज होता है उसको हम कह देते हैं बेसल बॉडी। तो मिडिल रीजन है वो हुक है, और ऊपर का फ्री एंड है वो क्या कहलाता है, फिलामेंट। तो डिटेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे अलग से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। अभी आप इतना रखें, याद रखें कि यहाँ पे स्पेशल टाइप का प्रोटीन फ्लैजिलीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है फ्लैजिला में। फ्लैजिलीन प्रोटीन इज प्रेजेंट हियर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा पिलाई और फिम्ब्री जैसी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ प्रेजेंट होती है। ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होती, नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, आपको क्लियर कर दूं, नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। तो फिर क्या करेंगे जी, ये लोकोमोशन इनको करना नहीं है, लोकोमोशन में हेल्प करनी नहीं है, तो क्या करेंगे। अब बेसिक डिफरेंस आप पहले समझे पिलाई और फिम्ब्री का। पिलाई जिसको हम सिंगल में पाइलस भी कहते हैं, ये लॉन्गर फ्यूअर थिकर, लॉन्ग थिक फ्यू, और फिम्ब्री शॉर्ट थिन एंड मोर इन नंबर। ठीक, अब जो पिलाई है, जब ये जो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करेंगे, ये हेल्प करती हैं बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में। ठीक, याद रहेगा आपको, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे फर्टिलिटी फैक्टर की, तो वहां पे ये रोल प्ले करती हैं। तो फर्टिलिटी फैक्टर इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक, या ये डेवलप होती हैं इन रेस्पॉन्स टू फर्टिलिटी फैक्टर, किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, और कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। फिम्ब्री जो है स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ज्यादा है नंबर में, सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती हैं, और ये आरबीसी के एग्लूटिनेशन में भी हेल्प करती है फिम्ब्री। सो म्यूचुअल क्लिंगिंग जो होती है बैक्टीरिया की, उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गई एक बैक्टीरियल सेल की। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसल बॉडी, फिलामेंट सबसे ऊपर का पार्ट, और जो मिडिल रीजन है वो क्या हो गया, हुक। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन है आपको, तो हमेशा की तरह आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आके वहां पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लो। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला डिस्कस करते हैं।